नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। अब तक मैं आपसे ये कहता आ रहा था कि बिहार में जब भी हम बिहार पर बहस करते हैं, तो बिहार की रंगीन तस्वीरें दिखाते हैं हरीश। आज तस्वीर थोड़ी-सी और रंगीन है, थोड़ी और बदली-बदली है। लालू यादव पर आरोप तय हो गए हैं। आपको याद होगा आईआरसीटीसी का घोटाला हुआ था, नौकरी के बदले ज़मीन वाले मामले में। तीनों के तीनों यानी पप्पू यादव और माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव, राबड़ी और लालू यादव, ये तीनों इन तीनों पर आरोप तय हो गए इस मामले में। तो इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे। हरीश थे, हरीश अब भी पटना में हैं और कल रात मेरी उनसे बात हुई थी। वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से गाँव-गाँव घूम रहे हैं, घर जाकर बात कर रहे हैं लोगों से और पटना लौटे हैं आज सुबह-सुबह और हमारे साथ फिर से आ गए हैं। हरीश आपका स्वागत है पहले तो। और बहुत-बहुत धन्यवाद। और हरीश ये बताइए कि ये जो मामला हुआ है दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में जो ये फैसला हुआ है कि आरोप तय किए जाएँगे लालू के खिलाफ आईआरसीटी घोटाले वाले मामले में, ज़मीन वाले मामले में, इसका क्या असर पड़ेगा और इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आप बिहार में चुनावी मैदान में घूम रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? सर, मैं तो ऐसे देखता हूँ कि जब भी किसी बड़े स्टेट में चुनाव होता है, तो कैसे वहाँ जो भी बड़ा नेता है, उसके खिलाफ कैसे कोर्ट जो है बिल्कुल से या तो सज़ा याफ्ता कर देता है उसको या कन्विक्ट घोषित कर देता है या ऐसा होता है कि उसके यहाँ ईडी के छापे पड़ जाते हैं सर और टाइमिंग जो है सर, हर बार टाइमिंग जो है वो सवालों के घेरे में होता है कि इस तरीके की टाइमिंग कैसे हो जाती है कि बिहार में चुनाव है और लालू यादव को कन्विक्ट घोषित कर दिया आपने आईआरसीटीसी घोटाले में, इसके पहले तो आपको इतनी जल्दबाज़ी नहीं थी। सर, किसी भी फैसले को सिर्फ चुनाव के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तब भी फैसले आने लग जाते हैं, चाहे वो कोर्ट के हो, चाहे वो ईडी के हो, चाहे वो जो भी इस तरीके की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी हो। तो सर आम जनता बैठे बैठे इतना तो कयास लगा ही लेती है कि कुछ तो दाल में काला है, यहाँ तो सर पूरी दाल ही काली दिखती है। वैसे मैं आपको बताऊं सर, इतना घूमने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि एनडीए का अपर हैंड है इस चुनाव में, उनको इस तरीके की जरूरत नहीं थी। पर फिर भी अगर इस तरीके का हुआ है सर, तो आम जनमानस में इसकी छवि बहुत अच्छी नहीं जाएगी। ये एक 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 गहरा धक्का लगता है इतने सशक्त सरकार को कि क्या सरकार अब इस तरीके से बदला लेगी कि कोर्ट में उनको कन्विक्ट घोषित करा देगी, ईडी से छापे डलवा देगी। और भाई सर, चुनाव क्या होते हैं? चुनाव होते हैं कि आपका मैनिफेस्टो जो है, आपके मन की जो बात है, वो जनता को कितनी पसंद आ रही है। तो आप उसको बढ़िया करिए ना। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी से घबराए हुए लोग क्या अब इस बात पे उतर जाएंगे कि उनको कल्प्रिट घोषित करा दे। वैसे भी सर आपको पता ही है कि लालू यादव चुनाव तो लड़ नहीं सकते हैं, वो तो सक्रिय राजनीति से बाहर है। उसके बाद भी इस तरीके की चीजें करना ताकि एक व्यक्ति को और नीचे गिरा दें, ये सर कहीं से भी सही नहीं दिखता। और मुझे ऐसा लगता है सर कि इसका इफेक्ट बहुत एडवर्स होगा, जो मुझे समझ आती है सर, जो जितना मैं समझ पाता हूँ। हरीश एक सवाल मेरा ये है कि अगर लालू यादव ने खुद रेल मंत्री रहते हुए कोई गलत काम किया है और उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो और उस पर आरोप तय हो रहे हैं, तो क्या ये सब जानबूझकर किया गया है? मामला तो है ही, नौकरी के बदले ज़मीन वाला मामला तो बड़ा है ही। तो क्या आप इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं या सिर्फ टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं सर, मुझे सिर्फ टाइमिंग से परेशानी है। मामला तो बनता है सर, और मामले में अगर उनको सजा याफ्ता कर दिया जाता है तो भी दिक्कत नहीं है। पर सर आप टाइमिंग को देखिए ना, जब चुनाव का बिगुल बज चुका है, बिल्कुल एक्सट्रीम पे फाइट्स चल रही हैं, उस समय आप इस तरीके का फैसला आना, कहीं ना सर ये मेरी बात नहीं है। मैं कौन होता हूँ, ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात में रख रहा हूँ। पर आप एक बात समझिए सर कि जो जनता है, आम जनता है, उसको भी ये बात समझ आती है कि कैसे चुनाव आते ही ये जो बड़े नेता है वो या तो कोर्ट उनको कल्प्रिट घोषित कर देता है या ईडी इतने छापे मारती है जैसे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अब यही है। ईडी तो देखिए सरकारी संस्था है, लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है और कोर्ट तो स्वतंत्र है। और कोर्ट अगर किसी चीज़ में पहले से डेट लगी हुई है और सुनवाई के लिए बुलाया है,
तो क्या इसको चुनाव से जोड़ना ठीक होगा? सर अब कोर्ट पे मैं तो ऑनरेबल कोर्ट कहते हैं सर इस देश में, कोर्ट पे मैं उनके फैसलों पे कुछ कह नहीं सकता। पर सर वो जो कोर्ट चलाते हैं, वो जो जजेस होते हैं ना सर, वो कई बार कई पार्टियों के राज्यसभा सांसद हो जाते हैं। कई बार उनको लॉ कमीशन में जगह मिल जाती है। तो सर इसको भी हम झुठला नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ही ये कह दें कि एलिमिनेट कर दें इस फैक्ट को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। और सर इस देश में प्रधानमंत्री के पद को हटाने वाले भी अगर जज हैं, तो ऐसे भी जज हैं जो सर बड़े से बड़े मामले में भी बड़े से बड़े नेताओं को बिल्कुल बाइज्जत बरी कर देते हैं बिना ये फैक्ट्स को देखे हुए। तो सर ये कहीं ना कहीं इस पे एक मन में एक सस्पिशन तो आता ही है एक। लालू यादव की बात चली है तो मुझे एक याद आ रहा है कि उत्तराखंड के समय जो रेल का डिब्बा जो जला था, लालू यादव जब रेल मंत्री थे उस समय 2004 से 9 तक, तो उन्होंने एक मुखर्जी कमीशन बैठाया था जिसने ये सिद्ध कर दिया था कि आग अंदर से लगी है, बाहर से नहीं लगाई गई। कैन यू इमेजिन किस तरह से सत्ता अपनी तरफ से कितना दुरुपयोग करती है। और तो मैं क्या बताऊं, कर्नल पुरोहित की बात करें, साध्वी की बात करें, जो फेक नैरेटिव चलाने के बाद कि हिंदू आतंकवाद है, उसकी वजह से बम धमाके हुए समझौता एक्सप्रेस में, ये सब बातें आप जानते ही हैं किस तरह से नैरेटिव बनाने के लिए किया गया। और हम अगर सारी बातें हैं, अगर उसमें जाएंगे तो अदालतों के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, तो बेहतर है कि बहुत सारे मामले भी खुलेंगे उसमें। तो उससे बेहतर है कि हम आज इस पर बात करते हैं कि इस फैसले से, यानी कि आरोप तय होने से बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। हर एक चीज का पॉजिटिव भी हो सकता है आरजेडी के लिए। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूं, तो आप चूंकि गली गली घूम रहे हैं, खेत खलियान ताक रहे हैं, तो आप बेहतर बताएंगे। सर जैसे जैसे पॉजिटिव क्या होना है, वो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि इस बार के बिहार चुनाव को अगर आप देखें तो इस बार के बिहार चुनाव के जो मुद्दे हैं वो बहुत ही क्रिएटिव है सर। आपको लास्ट टाइम शायद ही याद हो कि किसी राज्य में शिक्षा को लेके, पलायन को लेके, रोजगार को लेके चुनाव हुए हो। चुनाव यहाँ होते कैसे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या कर दिया, नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता है कि नहीं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें करप्शन की भी बात हुई। पिछले दिनों हमने खुद ने, आपने और मैंने कितने सर एपिसोड इस मामले में किए कि बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उनके करप्शन पे, अशोक चौधरी के करप्शन पे, संजय जायसवाल के करप्शन पे हमने तो बात की थी सर। तो जिस समय आग इस तरीके की हो कि एंटी करप्शन का वो पूरा एक मामला बना हुआ हो प्रदेश सरकार में और चुनाव को लेके, उस समय करप्शन के चार्जेस को लेके एक राजनीतिक परिवार के ऊपर ये सिद्ध कर देना कि ये दोषी है, आप खुद समझ सकते हैं सर कि इसके क्या मायने हैं और वोटिंग को किस तरीके से ये प्रभावित करेगा। और ये बात आप जो कह रहे हैं ये थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी अगर इलेक्शन के ठीक पहले महीने भर में फटाफट बहुत सारी तारीखें देकर और उसके बाद इसको निपटा लिया जाए और इसमें फैसला भी कर दिया जाए कि दोषी है लालू यादव। तो एक और कहानी उसके बाद चल पड़ेगी। खैर, कह रहा हूँ कि लालू यादव दिल्ली में है, राबड़ी यादव दिल्ली में है, तेजस्वी यादव दिल्ली में है। तेजस्वी यादव आज कहते हैं कि महागठबंधन की सीटें तय कर देंगे, आज मीटिंग करेंगे, लेकिन किससे करेंगे? जिससे मीटिंग करनी चाहिए वो तो है नहीं, वो तो कोलंबिया में बैठा हुआ है, राहुल गांधी। तो आज क्या होना है सीटों को लेकर, क्या कुछ तय हो पाएगा? हो सकता है सर जो जिनसे तय करना है उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को या ये काम सौंप दिया हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ा आदमी है सर। बिहार चुनाव, बिहार जैसे छोटे स्टेट के लिए वो अपनी खुशियों को जाया नहीं कर सकते, वो विदेश जाएंगे, घूमेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ, ये एक अलग बात है सर कि हम अपनी स्टूडियो में बैठ के अगर सही चीजों पे डिस्कस करेंगे तो उनके जो लोग हैं वो हमको जरूर ये कह देंगे कि ये दलाल हैं और ये सही चीजों पे डिबेट नहीं करते। पर आप एक बात बताइए सर, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो उत्तर भारत में जिसकी इतनी पैठ कभी रही है जिस पार्टी की, वह पार्टी बिल्कुल हाशिए पे खड़ी है। वहां का सबसे बड़ा नेता आज कोलंबिया घूम रहा है जबकि बिहार जैसे स्टेट में चुनाव होने हैं। ये दिखाता है सर कितनी सीरियसनेस है उस व्यक्ति को चुनावों की। बात ये सीटों की बात नहीं है सर,
सीट शेयरिंग भी हो जाएगी और हो सकता है कि महागठबंधन चुनाव जीत भी ले। पर एक बात समझ लीजिएगा सर कि ये तुक्का होगा, जहां कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता इसमें फिर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। उसकी जो एक छवि बन रही थी कि नहीं ये वो जैसे राहुल गांधी है ना सर, वो हर बार हर दूसरी बार हमारे प्रयासों को गलत साबित कर देते हैं। अभी आप ये सोच ही रहे होंगे कि अब राहुल गांधी ने बेड़ा उठाया है कि कांग्रेस को नीचे से ऊपर लेके जाए, तब तक श्री राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे एक बार फिर वो संशय में आ जाते हैं। और ये मैं संशय नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये संशय मेरा है। आप आम जनमानस से पूछिए ना, आप देश के युवाओं से पूछिए, वो आपको बताएंगे। आप खुद से सीरियसनेस को समझिए कि एक बिहार जैसे स्टेट में चुनाव है और आज सीट शेयरिंग पे बात करनी है, तो वो यहाँ है नहीं, वो विदेश में। सर इसी को टूरिज्म पॉलिटिक्स कहते हैं। तो आप कहीं जाइए तो टूरिज्म करने के लिए आप हफ्ते भर सड़क से यात्रा कर लीजिए और आप बम बम करके आप हमने बहुत कर दिया। अब इधर आपने जितना किया भी था सब मटिया मेट कर दिया क्योंकि आप बिल्कुल। गायब हैं। तो उनकी बात है। गठबंधन के सामने तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। कांग्रेस से कितनी सीटें कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस भी अड़ी हुई है कुछ सीटों पर, वो तो हम बाद में बात करेंगे। एनडीए ने अपना तय कर दिया, 101 खुद लड़ेगी और 101 जेडीयू को देगी। लेकिन पप्पू यादव का आज एक ट्वीट आया है। अब उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि नीतीश का अंत शुरू हो गया है क्योंकि बड़ा भाई बहुत बड़ा भाई हो गया है। मतलब कुल मिला के अगर अपने एलाइज को उनको देख लें तो 101 बीजेपी है, चिराग पासवान 29 है और उपेंद्र कुशवाहा 6 है और जीतन राम मांझी 6 है। यानी कुल मिला के 142 सीटें तो उन्हीं वो लड़ रहे हैं। और छोटा भाई जेडीयू 101। तो इसके क्या मायने? सर इसके बहुत राजनीतिक मायने तो नहीं है, क्योंकि विपक्ष का कोई बहुत बड़ा नेता अगर ट्वीट करता है तो उसका एक ही मायना है सर, कि वो चाहता है कि जनता के बीच में ये संदेश देना चाहता है कि हमारा गठबंधन जो है उसका एज एक थोड़ा सा ऊपर है, और नीतीश कुमार के नाम पे जो भी वोट ये पाना चाहते हैं उनमें फूट डल जाए कि नीतीश कुमार को उस तरीके से सीटें नहीं दी गई। और उस ट्वीट का एक जवाब अगर ये भी पूछ लिया जाए कि भाई कांग्रेस पार्टी का बिहार में क्या स्टैंड है। आपके सबसे बड़े नेता आज से 1 महीने पहले आए, 10 दिन तक बिहार की यात्रा पे रहे और अब कोलंबिया निकल गए। आप उसको क्लियर करिए ना कि उनका क्या स्टैंड है बिहार चुनाव को लेके, उनका क्या स्टैंड है युवाओं को लेके। मैं व्यक्तिगत रूप से पप्पू यादव की बहुत इज्जत करता हूं सर, क्योंकि वो जनता के बीच रहने वाले नेता हैं। पर यहाँ भाई यहाँ पप्पू यादव तो चेहरा नहीं है ना सर कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी है। तो श्री राहुल गांधी को जब यूथ ढूंढेगा कि वो कहाँ है, तो वो कहाँ होंगे। और सर जदयू और भाजपा की जहां तक बात है, ये सबको पता है कि अब जदयू बड़ा भाई नहीं रहा, अब जदयू और भाजपा बराबर हो गए हैं। और जैसा कि प्रशांत किशोर लगातार अपने सभाओं में ये कहते रहे हैं कि अगर एनडीए जीत भी जाए तो भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं होना है। और इसके लिए वो ये फैक्ट देते हैं कि आप उनकी सभाओं को देखिए, जहां भी वो जाते हैं उनके कार्यकलाप को देखिए, ये लगता ही नहीं कि ये वही नीतीश कुमार है जो अनुशासन का दूसरा नाम सर नीतीश कुमार हुआ करते थे। और आज उनके चाल चरित्र को देखिए तो आपको बिल्कुल ये क्लियर समझ में आता है कि कुछ ना कुछ समथिंग रॉन्ग विथ नीतीश कुमार। तो ये वाली बात है सर, कुछ तो कुछ गड़बड़ है नीतीश कुमार के साथ। तो मुझे नहीं लगता सर कि उस ट्वीट के बहुत मायने हैं, क्योंकि बिहार की जनता पहले से ये चीजों को समझती है। मुझे ये बात सही लगती है कि इतना बड़ा नेता लोकसभा में विपक्ष का नेता है और जब बिहार जैसे राज्य में, इतना बड़ा राज्य है, इतनी सीटें हैं लोकसभा की वहां से, और वहां से अगर लड़ाई को सीरियसली ना ले कोई और जाकर दूर देश में कहीं बैठ जाए तो इसके बड़े मायने हैं। और राहुल गांधी दिल्ली में है, नेचुरली राहुल गांधी को की जगह तेजस्वी दिल्ली में है। तेजस्वी आज बैठक करने आए हैं और तेजस्वी के साथ जब फोटो ऑप होगा तो वो किसका होगा और उससे क्या संदेश जाएगा, ये सब बातें देखनी चाहिए थी, सुननी चाहिए थी। हो सकता है उनकी मीटिंग में फोन पर राहुल गांधी वहां से हो, कोलंबिया से, लेकिन सवाल उपस्थिति का होता है और भारतीय राजनीति दूसरी तरह से चलती है। यहाँ पर चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और चेहरे के पीछे जो व्यक्तित्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में
सीटों पर आपको क्या लगता है कि पहले से बातें तय हो गई होंगी? क्योंकि तेजस्वी को अभी दूसरे लोगों से भी तो बात करनी होगी, कांग्रेस से ही तो नहीं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि सीटों पे पहले ही डिस्कशन हो गया होगा कि कितनी सीट्स कांग्रेस को देनी है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार कांग्रेस सिर्फ सीट नहीं मांग रही सर, आप उनके मुद्दों को समझिए। वो ये चाहते हैं कि हमको वो सीट मिले जहां से हम जीत सकें। पिछली बार ऐसी सीट्स कांग्रेस के खाते में दे दी गई थी जहां से न तो कभी राजद जीती है, न कभी कांग्रेस जीती है। तो ऐसे सीटें भी कांग्रेस को दी गई थी। इस बार कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हमको 70 सीटें मत दीजिए, आप 65 दीजिए, 60 दीजिए, पर ऐसी सीटें दीजिए जहां विनिंग पॉसिबिलिटी हमारी ज्यादा हो। अब ऐसा ना हो कि बिल्कुल यूजलेस जो सीट्स हैं आप वो हमारे हिस्से डालें। मुझे लगता है सर कि इन सारी चीजों पे बातचीत हो गई होगी, और अगर बातचीत नहीं हुई होगी सर और इसका रास्ता नहीं निकलेगा, तो फिर लोकसभा चुनाव वाली ही स्थिति बनेगी सर, जो एक इंडी गठबंधन बन रहा था। आपको याद होगा एक मीटिंग के बाद सर दूसरी मीटिंग की नौबत ही नहीं आई। उसी तरीके से कुछ यहां भी होगा। जितना लेट आप करेंगे सीट शेयरिंग फॉर्मूले को, जितना लेट करेंगे उसमें ज्यादा नुकसान आपका है, क्योंकि ये सारी चीजें मैसेजिंग का है। अगर आप मैसेज ये नहीं दे पाते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है और हम एक सशक्त गठबंधन के रूप में लड़ने वाले हैं, तो वोटर्स कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं इससे सर। राहुल गांधी जी और उनकी टीम को ये बात समझनी चाहिए। छोटी मुंह बड़ी बात, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां होंगे, पर शायद उन लोगों की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ पा रही होगी कि राहुल गांधी से ये बातें बताई जाए। कांग्रेस के जो बिहार के अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने भी कहा कि वो आज दिल्ली में है, बैठक होने जा रही है, एनडीए की लिस्ट आ गई है, अब हम निकालेंगे। क्या अपने विपक्ष की, यानी इस मामले में एनडीए लिस्ट का इंतजार, ये बताता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं कोई कमी है? पहले दुश्मन को देख लेंगे, आप कौन कहाँ से खड़ा हो रहा है उसके बाद तय करेंगे। या जो सर, ताकतवर होता है, जो 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 जिसका कॉन्सेप्ट ठीक होता है दिमाग का, वो तो कहता है कि हमारे तो ये लड़ाके हैं, हम इनको उतार रहे हैं। तो ये इंतजार करके, विपक्ष के कैंडिडेट्स की लिस्ट का इंतजार करके अपनी लिस्ट निकालना है, इसके क्या, इसका मनोविज्ञान क्या है? सर, मैं प्रश्न आपका समझ नहीं पाया, एक बार फिर से दोहरा दें क्योंकि मैं सही तरीके मैं से सुन नहीं पाया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि किसी भी लिस्ट को, विपक्ष की किसी लिस्ट को, उसका इंतजार करके कि उन्होंने कहाँ से कैंडिडेट खड़ा किया है, अगर हम अपने कैंडिडेट तैयार करें, अपनी लिस्ट तैयार करें, ये मनोविज्ञान क्या कहता है? क्या हम कमजोर हैं, या हम इतने ताकतवर हैं कि हमने बिना किसी को कैंडिडेट देखे हुए हमने अपने पहले ही उतार दिए? नहीं सर, इसका तो सबसे बड़ा मायना यही होता है कि अगर आप विपक्ष को देख के अपने उम्मीदवार तय करते हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट है कि अगर उसने अच्छे कैंडिडेट उतार दिए तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो और अगर सर बात एनडीए की कर रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से एनडीए की अगर बात करें, तो 20 सालों की सर एंटी इनकम्बेंसी है। ये छोटी मोटी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है सर, बहुत भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर गलियों गलियों, गांव गांव, घरों घरों तक जाके ये बातें समझा रहे हैं कि पिछले 20 सालों में वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जिस तरीके से बिहार का विकास होना चाहिए था, तो उसका सीधा लाभ अगर प्रशांत किशोर को न भी मिले तो भी सर एंटी इनकम्बेंसी इतनी भयंकर है कि आग लग सकती है। आग मतलब सियासी आग लग सकती है, और अच्छे अच्छे कद्दावर नेता भी अपनी सीट को हार सकते हैं, क्योंकि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी होती है। आप ठीक कह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा एलिमेंट है जो लोकतंत्र को जिंदा रखता है। और कोई भी 10 साल, 15 साल, 20 साल तक कुर्सी पर बैठे रहकर उसमें ये अहंकार आ जाता है कि हमें तो वही जनता चुनेगी ही चुनेगी, तो हम चाहे जो करें। फिर उसके बाद उसके फैसलों में वो प्रखरता नहीं रह जाती, वो धार नहीं रह जाती जो पहले होती थी। ये बात तो आप ठीक कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पॉलिटिक्स में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। अब आरजेडी के लिए कांग्रेस से भी निपटना है, उसको भी सीटें देनी है, कुछ उनके दूसरे छोटे-मोटे सहयोगी हैं, उनसे भी बात करनी है, लेफ्टिस्ट हैं, उनसे भी बात करनी है। तो उसकी एक क्या शक्ल बन सकती है तेजस्वी के इस दिल्ली दौरे के बाद? सर, मुझे लगता है कि महागठबंधन का एक जो 3 मुख्यमंत्रियों का फॉर्मूला है ना सर, जो तैयार है, वो बाकी पार्टियों को तो ठीक रखेगी कि भाई एक पिछड़ा हो जाएगा, एक दलित हो जाएगा, एक अति पिछड़ा हो जाएगा, एक मुस्लिम हो जाएगा, एक मुख्यमंत्री, 3 उप मुख्यमंत्री। तो इस फॉर्मूले से वो अपने बाकी पार्टियों को, बाकी अलायंस को तो समझाने के लिए तैयार है, पर कांग्रेस सर,
मैं बार-बार इसलिए कांग्रेस का नाम लेता हूँ क्योंकि सर मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस के साथ समस्या कहाँ आ रही है? या तो मेरी समझ में मतलब मैं उस स्तर से उस राजनीति को नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं भी देखिए, कांग्रेस इतना लेट नतीब शुरू करती है, जो काम उसको 2 महीने पहले करना चाहिए, वो चुनाव के 2 दिन पहले कांग्रेस कर रही है सर। इससे मैसेजिंग ये जाती है कि आपकी तैयारी उस हिसाब से नहीं है, आप दूसरे के भरोसे चलना चाहते हैं। और आप जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना सर, वो एक्टिव जो लीडर्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको लगता है कि नहीं भाई ये एक्टिव लीडर है, ये हमारी बात को समझता है। आप एक बात बताइए कि कांग्रेस के जो वही मैं बार-बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनको इस समय यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, वो सर किन परिस्थितियों में विदेश में जाके बैठे हुए हैं और ये अक्सर ही चुनाव में देखने को मिलता है कि जहां जरूरत होती है कांग्रेस के उस बड़े नेता की, वहां उनकी जगह कोई दूसरा नेता होता है लेकिन वो नहीं होते। तो वो खुद का नुकसान तो कर ही रहे हैं, वो महागठबंधन का भी नुकसान कर रहे हैं और लालू यादव इस बात को समझ भी रहे होंगे। आपकी बात सुनकर मेरा एक सवाल पूछने का मन हो रहा है, वो ये है कि ये बात तो राहुल को भी पता है कि बिहार में नवंबर में चुनाव होने जा रहा है। इसके पता है। बावजूद वो गए इसके बावजूद वो गए विदेश और तब से विदेश में ही हैं। इसका मतलब वो किसी ऐसे काम के लिए गए हैं जो बिहार इलेक्शन से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे सर तो मेरा वो इस सवाल पे एक सवाल था सर कि क्या सच में उनको पता भी है कि बिहार में चुनाव है या किसी ने बता दिया कि नहीं सर चुनाव हो गए? क्योंकि इतने बड़े स्टेट का चुनाव है सर, इस तरीके का चुनाव है और वो पता नहीं कौन सी काम के लिए कोलंबिया जाके बैठे हुए हैं। खैर ये उनका व्यक्तिगत जीवन है सर और हम लोगों को उसमें बहुत इंटरफेयर करने का हक नहीं है। पर लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के इतने मतलब बड़े नेता होने के मतलब ऑल इन ऑल होने के नाते हमारे मन में भी ये सवाल आने लगता है सर कि किस तरीके का काम होगा कि बिहार जैसे बड़े स्टेट का चुनाव छोड़ दिया और वो विदेश जाके बैठे हुए हैं जिनकी वजह से सीट शेयरिंग में दिक्कत हो रही है। एक छोटा सा कदम सर और सत्ता से वो कितनी दूर चले जाएंगे, ये शायद वो जब तक समझेंगे तब तक सत्ता जा चुकी होगी हाथ से। और यही तो कारण है सर कि 20 सालों से एनडीए वहां जमा हुआ है, कुछ तो दिक्कत रही होगी सर। शायद उन दिक्कतों में एक दिक्कत ये भी है, इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। क्योंकि अगर राहुल गांधी यहाँ होते तो शायद तेजस्वी की जो बात उनसे होती, वो शायद उनके बिठाए हुए किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है और बिल्कुल। यही साबित करता है कि लीडर ही जब इतना सीरियस नहीं हो, तो फिर उसकी सेना कैसे होगी, मनोबल तो उसका टूट जाएगा। आप हमारे इस शो में आए, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी बातें बताई और आपने एक बात कोर्ट के फैसले पर कही है, ये बात सही है कि बहुत सारे फैसले हम बतौर पत्रकार हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे फैसलों को हम उसकी टाइमिंग के हिसाब से देखते हैं और लालू का के खिलाफ जो ये फैसला आया आरोप तय करने वाला, आईआरसीटीसी घोटाले वाला, ज़ाहिर-सी बात है, मैं और आप ये माने ना माने अखबारों में ये हेडलाइन ज़रूर होगी और अंदर कहीं लिखा ज़रूर जाएगा कि ये टाइमिंग जो है, ये बड़ी ख़ास है, इलेक्शन के ठीक पहले ऐसा क्यों हुआ? और आपने भी इसी बात को अंडरलाइन किया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम फिर जब हम मिलें तो फिर किसी ऐसे ही बड़े मुद्दे पर जिसकी परतें आप खोलें, उसी तरह से जैसे प्याज की परतें खोली जाती है और रहस्य हमें बताएँ बिहार के चुनाव से जुड़े हुए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।